देखिए चैप्टर शुरू हो रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण योग यानी लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। इससे पहले हमें समझना पड़ेगा चैप्टर नंबर 3 कक्षा 9 जिसका नाम था निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें हमारे पास दो लंबवत अक्ष हुआ करते थे और दो लंबवत अक्ष इसे कहते थे क्षैतिज अक्ष, इसे कहते थे ऊर्ध्वाधर अक्ष। इसको वैसे शॉर्ट में हम कहते थे एक्स डैश और इसका नाम क्या रखा था हमने एक्स अक्ष। इसका नाम रखते थे हम वाई डैश और इसको क्या कहते थे हम वाई डैश। और जहाँ ये एक दूसरे को काटते थे उसे क्या कहते थे मूल बिंदु। क्या कहते थे मूल बिंदु। यहाँ पर निर्देशांक हुआ करते थे, हर बिंदु के अपने निर्देशांक होते हैं। निर्देशांक होते हैं बिंदु की स्थिति को बताने वाले। किसी भी बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए हमेशा मूल बिंदु से प्रारंभ करते हैं। कहाँ से प्रारंभ करते हैं? और निर्देशांक ज्ञात करने के लिए मूल बिंदु से पहले हम क्षैतिज चलते हैं फिर ऊर्ध्वाधर चलते हैं। यानी किसी बिंदु तक अगर पहुंचना है तो पहले क्षैतिज चलेंगे फिर ऊर्ध्वाधर। मान लीजिए ये बिंदु है, इस बिंदु तक पहुंचने के लिए मूल बिंदु से पहले क्षैतिज चलेंगे और फिर ऊर्ध्वाधर चलेंगे। ऊर्ध्वाधर चलने हम उल्टा करते हैं। हम क्या करते हैं, जिस बिंदु को निर्देशांक ज्ञात करने होते हैं उससे लंब डाल देते हैं। वो लंब आके जिस बिंदु पे भी गिरता है, अब यहाँ से देखो मूल बिंदु से पहले क्षैतिज चले फिर ऊर्ध्वाधर। अगर ये दूरी मान लीजिए ए है क्षैतिज अक्ष के अनुदिश और वाई अक्ष, ये तो ऊर्ध्वाधर कौन से अक्ष का अनुदिश हुआ? वाई अक्ष का अनुदिश। वाई अक्ष के अनुदिश ये दूरी बी है तो बिंदु पी के निर्देशांक होंगे ए कॉमा। और निर्देशांक लिखने का तरीका होता है ब्रैकेट में लिखिए और ब्रैकेट में पहले एक्स निर्देशांक लिखते हैं और बाद में वाई निर्देशांक लिखते हैं। एक्स निर्देशांक क्या होता है? किसी बिंदु से जब हम एक्स अक्ष पे लंब डालते हैं वो जहां भी आके गिरता है तो मूल बिंदु से एक्स अक्ष के अनुचित देख लो, जितनी भी दूरी बैठ रही है वो एक्स निर्देशांक है। और ये जो आपने लंब डाला है इसकी लंबाई कौन सा निर्देशांक होती है? वाई। दूसरा तरीका क्या है समझने का? उस बिंदु से एक्स और वाई दोनों अक्ष पे लंब डाल दो। जिस भी बिंदु का निर्देशांक निकालने हैं उस बिंदु से एक्स अक्ष पे भी लंब डाल दीजिए और वाई अक्ष पे भी लंब डाल दीजिए। अब आप देखो एक्स अक्ष पे जो लंब आगे गिरा है ये मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है? ए। और जो वाई अक्ष पे लंब आगे गिरा है वो मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है? बी। तो इसका एक्स निर्देशांक ए हो गया, वाई निर्देशांक बी हो गया। लेकिन इस वाले तरीके का हम प्रयोग कम करते हैं डिजिटल लॉ। हम हमेशा इसी वाले तरीके का प्रयोग ज्यादा करते हैं कि जिस बिंदु को निर्देशांक निकालने हैं उस बिंदु से हम कौन से अक्ष पर लंब डालते हैं? एक्स अक्ष। समझ में आ गई बात? अगर कोई बिंदु अक्ष पर ही स्थित है, दूसरी बात ये जो हमने दो अक्ष लिए हैं ये इस पूरे तल को चार भागों में बांटते हैं और प्रत्येक भाग को हम कहते हैं ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये। इसके अलावा कुछ बिंदु अक्ष पर भी स्थित होते हैं। अगर ये दूरी 3 है क्योंकि मूल बिंदु से नीचे है तो -3 होगी, तो इस बिंदु का निर्देशांक आएगा वो पहले देखा जाएगा। ये बिंदु एक्स अक्ष पर लंब डालो, कहाँ गिरा के? मूल बिंदु पर। और मूल बिंदु पे जहां लंब गिरा वहां से दूरी देखते हैं तो जब मूल बिंदु पर ही लंब गिर गया तो एक्स निर्देशांक कितना हो गया? 0। वाई निर्देशांक कितना हुआ? ये निर्देशांक लिखने का तरीका। और जब भी हम किसी भी अक्ष पर दो बिंदुओं को मिलाते हैं, एक बिंदु मान लो ये ले लो, ये कितना हुआ? a, 0। जब भी दो बिंदुओं को मिलाते हैं तो क्या बन जाती है? क्या बनती है? सरल रेखा। ठीक। अब हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। हमारे पास मान लीजिए एक है x + y = 3 और दूसरा समीकरण है x - y = 4। ये हमारे पास दो समीकरण है। या x + y = 4 छोड़ो तो x ये डन दो, क्लियर हो गई बात? अब ये क्या है? दो समीकरण। कैसी समीकरण है? क्योंकि इनमें जो चर है उसकी घात 1 है, इसलिए कैसी समीकरण हो गई? रैखिक। कितने चर हैं इसमें? चर कौन कौन? तो ये है दो चरों में एक समीकरण ये है रैखिक, दो चरों में दूसरी समीकरण ये है रैखिक। रैखिक को कहते हैं लीनियर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीनियर। तो दैट इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, यानी ये दो चरों में रैखिक समीकरण है, ये भी दो चरों में रैखिक समीकरण है। दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बन गई है? दो चरों में रैखिक
समीकरण। ये बात क्लियर हो गई? जब ये दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म हो गया, अब हमने पिछले साल पढ़ा था कि अगर हमें दो चरों में कोई रैखिक समीकरण दी है तो हम इस समीकरण को एक सरल रेखा के रूप में निरूपित कर सकते हैं, यानी बीजगणित को हम रेखा गणित में बदल सकते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट था कि कैसे हम बीजगणित को रेखा गणित में बदल रहे हैं, यानी दो चरों में जो समीकरण है उसको हम एक सरल रेखा के रूप में निरूपित करेंगे। अभी भी मैंने बताया कि अगर हम दो बिंदुओं को मिला दें तो क्या बन जाता है? सरल रेखा बन जाती है। यानी अगर मुझे ऐसे दो बिंदु मिल जाएं जो इस समीकरण से संबंधित हों तो सरल रेखा बन जाएगी। वो दो बिंदु कैसे मिलेंगे? उन दो बिंदुओं में क्या खास बात होनी चाहिए? वो खास बात ये होनी चाहिए, वो दो बिंदु इस समीकरण के हल होने चाहिए। यानी प्रत्येक दो चरों में रैखिक समीकरण के हल क्या होते हैं? एक बिंदु के रूप में होते हैं, क्योंकि हल होंगे क्या इसके? एक्स और वाई के मान। सवाल ये उठता है कि इसके कितने हल हो सकते हैं। उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा हल क्या होते हैं। हल एक्स और वाई के वो मान होंगे जिनको यहाँ पर रखने पर जोड़े तो कितना आ जाए? अब आप ऐसी संख्याएं सोचो जिन्हें जोड़ने पे 3 आ जाए, 1 और 2, यानी x का मान 1 और y का मान 2, ये एक हल हो गया। दूसरा सोचो 2 और 1, x का मान 2, y का मान 1। तीसरा सोचो 0 और 3, x का मान 0, y का मान। उससे अगला सोचो 3 0, y का मान 0 और x का मान 3। यानी अगर आप एक का मान खुद मान लेते हो तो दूसरे का मान अपने आप निकल कर आ जाए। कितने हल होंगे इसके? कितने हो सकते हैं? अनंत। कितने हो सकते हैं? क्योंकि अनंत संख्याएं होंगी ऐसी जिनका योग 3 आएगा तो वो अनंत कैसे हो जाएंगे? भाई इसको -5 लिख दो, इसे 8 लिख दो। क्यों लिख सकते हो? -5 और 8 3 आ गया। इसे -9 लिख दो, इसे 6 लिख दो। वो सॉरी, इसे 9 लिख दो, इसे -6 लिख दो। ठीक है, अब हम एक सिद्धांत बना के चलेंगे। ये तो बात दिमाग में जिसके पहुंच नहीं थी पहुंच गई। अब आपको तो मालूम है रटने वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है बच्चों को। रटन विद्या क्या है कि भाई ऐसा करो, हल अगर निकालने हैं एक बार x को 0 ले लो, y का मान देख लो, एक बार y को 0 ले लो, x का मान ले लो। यदि x बराबर 0 हो तो क्या होगा? यहाँ पे x का मान 0 रखो, कितना हो जाएगा? 0 + y बराबर 3, तो y कितना आ गया निकल के? 3। तो हल क्या निकल कर आया? 0 बराबर 3। अगली बार y को 0 ले लो, यदि y बराबर 0 तो क्या होगा? x + 0 बराबर 3। यहाँ से क्या पता लगा? x बराबर। आपको ये डिब्बा वाला तरीका भी पता होगा, पिछले साल बताया था मैंने। हल लिखने का एक तरीका ये x ये y, एक बार x को 0 ले लेंगे और एक बार जब हमने x को 0 लिया तो y का मान कितना आएगा? x को 0 लेते यहाँ से पता लग जाएगा। 0 + y बराबर 3, तो y का मान कितना आएगा? 3। और एक बार जब y को 0 लेंगे तो x का मान कितना आएगा? आप चाहे इसे ऐसे लिखो, चाहे इसको हल इसका जो निकल कर आया 3, ऐसे दुनिया में बहुत सारे हल होंगे, लेकिन सबसे आसान हल वो होगा जिसमें हम एक बार x को 0 ले लें और दूसरी बार, और कितने हल चाहिए हमें? 2। तो 2 हल निकल आएंगे। अरे समझ में आ गया? x को 0 लो, y का मान निकाल लो, y को 0 लो, x का मान। और हमारे पास जो ग्राफ होगा हमारा, कहाँ है ग्राफ? इसी को बदल देते हैं ग्राफ। अब ग्राफ कॉपी या तो आपके पास हो, नहीं तो आप पेंसिल से बना लेना। 2 रेखाएं लंबवत, यहाँ पे 1-1 सेंटीमीटर पर निशान लगा लेना। यहाँ आ जाएगा +1 +2 +3 +4, नीचे -1 -2 -3 और -4, -1 -2 -3 -4। ये ओरिजिन कितना है? बिंदु पहला 0, कहाँ से चलना शुरू करते हैं? मूल बिंदु से पहले x निर्देशांक यानी क्षैतिज चलते हैं, फिर y निर्देशांक यानी ऊर्ध्वाधर। इस बिंदु का x तो 0 है, तो यहाँ से कहीं और जाएंगे, और y कितना है? 3। चलो ऊपर, कितना आ गया? दूसरा है मूल बिंदु से पहले कितना चलेंगे? 3, और y चलना ही नहीं। ये हो गया 3, ये दोनों इस समीकरण के हल हैं।
अगर मैं इन्हें दोनों को जोड़ लूंगा तो क्या बन जाएगी? अगर आप ये काम ग्राफ कॉपी में कर रहे हैं, किसमें कर रहे हैं? तो इस सरल रेखा पर दो बिंदुओं को जोड़कर हमने सरल रेखा बनाई है। कितने बिंदु होंगे इस सरल रेखा? अनंत है। अब एक बिंदु तो वो हुए जो इस सरल रेखा पर है, और एक बिंदु वो हुए जो सरल रेखा पे नहीं है, या तो इधर है ये। तो हमने देखा कि पूरा जो हमारा तल था, जिसको हमने पहले दो परपेंडिकुलर लाइन लंबवत रेखाएं खींची, उससे ये 4 भागों में बट गया, और जब हमने दो बिंदु लिए और उनको मिलाया तो फिर हमारे पास ये बिंदुओं का समूह आ गया। बिंदुओं का समूह तो रेखा होता है, ठीक है। इसने पूरे तल को 2 भागों में बांट दिया, एक इधर और एक इधर। इसमें पता नहीं कितने बिंदु है, इसमें पता नहीं कितने बिंदु है, लेकिन ये जो बिंदुओं का समूह है तो विशेष है, स्पेशल है, क्योंकि ये कहां से आया है? इस समीकरण के हल को मिलाने से ये सरल रेखा आई है। इसलिए ये जो सरल रेखा है ये x + y = 3 द्वारा निरूपित है, ठीक है। आप लिखेंगे x + y = 3 द्वारा निरूपित सरल रेखा। नाम रखते हैं इसका, क्या नाम रखें? A और इसको B, AB है। कौन से तल में? कार्तीय तल में। तो आप समझ गए कि कैसे हम कार्तीय तल में किसी समीकरण को, कैसे समीकरण? 2 चरों में रैखिक समीकरण, इस समीकरण को कैसे हम एक सरल रेखा के रूप में निरूपित करें। ये हमने कक्षा 9 में पढ़ा, अभी कक्षा 10 की बात नहीं है। अब दूसरी समीकरण कौन सी है हमारी? क्योंकि अब पिछले साल हमने एक समीकरण पढ़ी, अब हम एक साथ 2 समीकरण पढ़ेंगे। कितनी? 2। दूसरी समीकरण कौन सी है? x - y = 4। इसके जरा हल डायरेक्ट निकाल लो। x y, एक बार x 0 रखेंगे और एक बार y। जब x 0 रखेंगे तो 0 - y = 4, तो y का मान कितना आएगा? और एक बार जब y 0 रखोगे तो x का मान कितना आएगा? समझ में आ गया? तो आपके पास हल क्या आएगा करके इसके? 0, -4 और 4, तो 0, -4 तो ये आ गया, ये है, क्योंकि x 0 y नीचे की तरफ चलेंगे। 0, -4 और 4, 0 ये आ गया। दोनों को मिला दें, ये जो समीकरण रेखा आई है ये किसके हल के द्वारा आई है? x - y = 4। इसके ऊपर लिख दो x - y = 4। इसका नाम लिख देते हैं C और D। अब मैं ये लिखूंगा नहीं, ये साफ साफ पता लग रहा है कि इस समीकरण के द्वारा जो निरूपित सरल रेखा है वो कौन सी है? C D। ये हमारे हाई स्कूल के कोर्स में है। हमारे हाई स्कूल के कोर्स में है कि अगर आपके पास 2 सरल रेखाएं दी हैं, उन दोनों सरल रेखाओं का चित्र अगर आप बनाएंगे, यानी उन्हें ग्राफीय रूप में बदलेंगे, यानी उन्हें ज्यामितीय रूप में निरूपित करेंगे, तो क्या क्या संभावनाएं हैं? वो दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी एक बिंदु पर, या फिर एक दूसरी स्थिति लेते हैं। दूसरी स्थिति में हम समीकरण ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन ले लिया हमने x + y = 3 और दूसरा ले लिया x + y = 6। समझ में आ गया? तो इसके लिए जो हल आएगा इसका वो तो तुम्हें मालूम है क्या आएंगे इसके हल? क्या कहते हैं? 0, 3 और 3, 0। इसके हल क्या क्या आएंगे? 0, 6 और 6, 0। इन्हें जरा ग्राफ में लगाओ। ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये 3 हुआ, ये 6 हुआ, ये 3 हुआ और ये 6। पहला बिंदु कितना है? 0, 3, ये आ गया। दूसरा 3, 0, ये आ गया। दोनों को मिला दो, थोड़ा पास करो, ज्यादा दूर हो, सबकी दूरी बराबर होनी चाहिए ना।
3 6 ये आ गया 3,0 इन्हें मिलाओ। इस समीकरण का नाम क्या है? x प्लस वाई बराबर 3। ठीक, दूसरा कितना है? 0,6 और ये कितना है? 6,6। ये आपका x अक्ष और ये वाला y। इन्हें मिला। ये दोनों रेखाएं कैसी आई भाई? कैसी है? समांतर। कोई दिक्कत? एक और केस लेते हैं। अगला केस ले लिया मैंने x प्लस वाई बराबर 3 और उससे अगला केस ले लिया 2x प्लस 2y बराबर 6। ठीक, अब जरा हल निकालो। इसका हल तो हो जाएगा 0,3 और 3,0। इसका हल निकालेंगे। यदि x बराबर 0 तो क्या आ जाएगा? 2 गुणा 0 प्लस 2y बराबर 6। कितना आ गया? 0 प्लस 2y बराबर 6, यानी 2y बराबर 6। y का मान कितना आ गया? यहाँ से 2 गुणा कर रहा होगा, क्या करेगा? तो हल क्या निकल कर आया इसका? 0,3। और यदि y बराबर 0 लेंगे तो क्या होगा? 2x प्लस 2 गुणा 0 बराबर 6, यानी 2x बराबर 6, कुल मिला के x बराबर 3। तो कितना आ गया हल? तो आप देख रहे हैं कि इसके जो हल आए और इसके जो हल आए वो दोनों एक से हैं। तो इसका मतलब जब मैं ये वाली रेखा बनाऊंगा 2x प्लस 2y बराबर 6, तो वो इसी के ऊपर आएगी। क्यों? यानी वो एक ही रेखा होगी, यानी ये भी यही होगा और 2x प्लस 2y बराबर 6। समझ में आ रहा है? तो जब हमने इन समीकरणों को ग्राफ में लगाया या इन समीकरणों को जो दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म था, कैसा था? युग्म जोड़ा था, इन दोनों का ग्राफ बनाया। तो तीन स्थितियां आपके सामने आ गई। पहली स्थिति में आप देखिए इन दोनों रेखाओं ने एक दूसरे को क्या किया? एक दूसरे को काटा। साधारण भाषा इसे हम अपनी भाषा में कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। ये जो दोनों थी, ये वाली, ये दोनों एक दूसरे को निकाट रहे। कैसे एक दूसरे के? ये कैसी रेखाएं आई? समांतर रेखाएं। और ये जो रेखाएं आई ये कैसी आई? ये दोनों एक के ऊपर एक आ गई। तो ये कैसी रेखाएं हुई? समपाती। जब हम पहले देख रहे थे, जब हमने एक समीकरण ही पढ़ी थी दो चरों में, दो समीकरण नहीं पढ़ी। कितनी पढ़ी थी? तो एक समीकरण के कितने हल आए थे? अनंत थे। बस दो हमने लिए, जैसी रेखा खींची अनंत हल आ गए। उन अनंत हल निकालने का क्या तरीका है? एग्जाम में वो आपको ग्राफ भी दे सकता है और खाली इसमें स्थित बिंदु भी पूछ सकता है। वो कहेगा हल बताओ, तो इसमें स्थित जितने भी बिंदु होंगे वो सब इस सरल रेखा के यानी इस समीकरण के हल होंगे। जैसे ये 2,1 आ गया, ये आ गया, ये वाला, ये कितना है? 1,2। यानी इस सरल रेखा पे स्थित दो हलों से जब आपने सरल रेखा खींची और ग्राफ से जितने भी बिंदु आप निकालेंगे वो सभी इस समीकरण के क्या होंगे? और जैसे इसके इधर उधर जाओगे वो इसके हल नहीं। पहले वाला x का मान होगा और बाद वाला, और वो समीकरण को संतुष्ट कर रहा होगा। समीकरण को संतुष्ट करने का मतलब है कि जब आप x और y के मान समीकरण में रखते हैं तो समीकरण का LHS समीकरण के RHS के बराबर हो जाता है। जैसे ये 1,2 है, x का मान 1 रखो, y का 2 रखो, 1 और 2 3 बराबर है 3 के। लेकिन अगर आप ये वाला बिंदु ले लोगे, कितना है बिंदु? ये 5,0 रखना। 5,0, 5 प्लस 0 5, 3 के बराबर है क्या? आप कोई बिंदु ऐसा ढूंढ ही नहीं पाओगे इस रेखा के इधर और इधर जो यहाँ पर रखने पर समीकरण के LHS को 3 के बराबर कर दे। यानी इस सरल रेखा का स्थित जो बिंदु है सरल रेखा के, उनका इस समीकरण से विशेष संबंध है और वो सभी बिंदु इसके हल होंगे। और कितनी बड़ी बात हो गई कि दो बिंदु हमने लिए, दो हल लिए और उससे हमने करोड़ों बिंदु ऐसे ज्ञात कर दिए, अरबों बिंदु, अनगिनत बिंदु ऐसे ज्ञात कर दिए। सरल रेखा के ग्राफ से बिंदु पढ़ते जाइए और ये निकल के आता जाएगा। इसी आधार पे तो बिंदु पृथ्वी को 0,0 मान के और पूरे विश्व के अंदर जो है, पूरी दुनिया के अंदर मिसाइल भेजे जाते।
भैया 0,0 मान लिया। अब हमने एक सरल रेखा के अकॉर्डिंग फिट कर दिया उसका फार्मूला कि भाई तुम्हें इस सरल रेखा के अनुदिश जाना है, तो रॉकेट उसी सरल रेखा के अनुदिश जाएगा, उन्हीं बिंदुओं से होता हुआ जाएगा। आपको मालूम है इस बिंदु के बीच में क्या क्या पड़ेगा, यहाँ कोई प्लानट नहीं पड़ेगा, यहाँ पत्थर नहीं पड़ेगा, यहाँ पे चंद्रमा नहीं पड़ेगा। अब भेजना बृहस्पति तक, बीच में आ गया चंद्रमा, तो मिसाइल तो तुम्हारा चंद्रमा पे रह जाएगा, सूर्य तक कैसे पहुंचेगा? बीच में कितने सारे उल्का पिंड है, तो पहले से ही जो उसकी वो है पाथ, उसका पथ हम समीकरण के माध्यम से पहले से ही पता कर लें। बच्चे कहते हैं ना गणित का क्या उपयोग है, ये तो मैंने बहुत छोटा सा उपयोग बताया, अभी तो मैंने उसकी गति कितनी, उस पर बल लगेगा, उसकी तो बात ही नहीं की है। तो आपको अभी गणित की ABCD सिखाई जा रही है। आप भविष्य के इंजीनियर हैं, जिसके समझ में आएगा गणित वो इंजीनियर बनेगा। आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बात कर रहे थे दो चरों का जो एक समीकरण था, उस एक समीकरण से हमने सरल रेखा बनाई, लेकिन जब हमें एक और समीकरण दी, जब हम उसकी भी सरल रेखा बनाते हैं तो तीन स्थितियां उत्पन्न हो रही है हमारे साथ। या तो वो दोनों रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पे काट रही है, कितने बिंदु पे, या फिर वो दो सरल रेखाएं एक दूसरे को एक भी बिंदु पर नहीं काट रही, या फिर वो सरल रेखा एक दूसरे को कितने बिंदुओं पर काट रही है, अनंत बिंदुओं पर काट रही है। जब संपाती हो गई एक के ऊपर एक आ गई, फिर तो अनंत बिंदु पर काटेगी। यानी दो रेखाएं एक दूसरे को या तो एक बिंदु पर काटती हैं, या एक भी बिंदु पर नहीं काटती, या फिर अनंत बिंदु। जब एक बिंदु पर काटती है तो कैसी रेखाएं कहलाती हैं, प्रतिच्छेद। जब एक भी बिंदु पर नहीं काटती तो कैसी कहलाती है, और जब एक के ऊपर एक संपाती होती है तो कैसी कहलाती है, संपाती रेखाएं। उस स्थिति में कितने हल होते हैं, किसके, समीकरण युग्म के। किसी एक समीकरण के तो अनंत हल होते हैं, लेकिन समीकरण युग्म की ये बात आ जाए, इसका मतलब x और y के वो मान जो दोनों समीकरणों को एक साथ संतुष्ट करेंगे, दोनों समीकरणों को, वो इस समीकरण के हल होंगे। और वो हल कैसे निकल जाएंगे, अगर हम संपाती रेखाएं उनके ग्राफ बनाएंगे तो जिस बिंदु पे भी वो दोनों काट रहे हैं, अब देखो इस सरल रेखा पे स्थित जितने भी बिंदु हैं वो इसके हल हैं, इस सरल रेखा पे स्थित जितने भी बिंदु हैं वो इसके हल हैं, लेकिन ये वाला जो बिंदु है वो इस वाली सरल रेखा का भी हल है और इसका मतलब ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है ये दोनों सरल रेखाओं का हल है, दोनों समीकरणों का हल है। यानी समीकरण युग्म के या तो केवल एक हल हो सकता है, या अनंत हल हो सकते हैं, या कोई हल नहीं। हल उसका तभी निकलेगा जब दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी या संपाती होंगी। हल तो तभी निकल पाएगा या तो प्रतिच्छेद करे या कैसे हो जाए। लेकिन अगर दोनों रेखाएं समांतर हैं जो निरूपित कर रही हैं उन समीकरणों को जो आपको दी हैं, तो फिर उन समीकरण का कोई हल नहीं। अब यहाँ पर एक नई चीज और आती है, निकाय कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, निकाय। एक होता है, छोड़ो उसको अभी बात करेंगे, थोड़ा ज्यादा हो जाए। अभी खाली आप इतने कि जब समीकरणें होती हैं उन्हें हम ग्राफ में बनाते हैं, तो या तो वो प्रतिच्छेद करती है, या समांतर होती है, या प्रतिच्छेद करती हैं तो कितने हल होते हैं, संपाती होती है तो कितने होते हैं, और समांतर होती है तो कितने होते हैं, कोई हल नहीं। समझ में आ गई बात। इस वाले हल को अद्वितीय हल भी कहते हैं। कैसा हल, अब क्या, अगर हमें एग्जाम में दो समीकरणें दी हैं तो क्या हर बार हम उनका ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ बनाने के बाद बताएंगे, कितना समय लगेगा। कभी कभी ग्राफ नहीं भी बनेगा, कभी कभी हमारे पेंसिल नहीं होगी, कभी कभी ग्राफ नहीं होगा। उसके लिए फिर यहाँ पे हमने जांच करी। क्या करी, अब आप दो चरों में जो रैखिक समीकरण युग्म है, जैसे हमारा द्विघात समीकरण क्या बोलते थे हम उसको, ax² + bx + c, सॉरी द्विघात बहुपद क्या बोलते थे, द्विघात बहुपद को ax² + bx + c। ये एक स्टैंडर्ड द्विघात बहुपद था, सामान्य द्विघात बहुपद था, जनरल द्विघात बहुपद था। जब द्विघात बहुपद की बात आती तो ax² + bx + c। ऐसे ही जब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की बात आएगी तो हमेशा आप रैखिक समीकरण युग्म ये वाले लोगे, याद रखना, a1x + b1y + c1 = 0।
दूसरा आएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये आपके हमेशा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होंगे। ठीक, अब जरा अगर मैं इन दोनों पे ये वाली बात लगाऊं, a1 का मान बताओ कितना आ रहा है, बताओ बराबर। a1 का मान कितना आ रहा है यहाँ से, अगर ये यहाँ पे लगा दे तो a1 का मान आ रहा है यहाँ पर कितना, पहली समीकरण इसकी तुलना करेंगे और दूसरी समीकरण की इससे तुलना करेंगे। ये पहली समीकरण है और ये दूसरी। पहली समीकरण की तुलना करो, a1 बराबर 1, b1 बराबर 1, c1 बराबर 3, लेकिन ये 3 इधर आएगा, ये 3 इधर आएगा, -3 होगा बराबर 0, ये इधर आएगा -4 बराबर 0, तो ये माइनस का 3। और a2 बराबर कितना हुआ, b2 बराबर और c2 बराबर -4। अब आप इनका अनुपात निकाल दो, a1 बटे a2 कितना आया, 1 बटे b1 बटे b2 कितना आया, +1 बटे -1, और c1 बटे c2 कितना आया, -3 बटे -4। तो हम ये देख रहे हैं इसका मान तो -1 और इसका मान +1 है, यानी a1 बटे a2 बराबर नहीं है किसके, अगर ऐसी समीकरण होगी आप गुणांकों की तुलना करेंगे और a1 बटे a2 बराबर नहीं आएगा किसके, b1 बटे b2 के, तो समीकरण कैसी होंगी, समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होंगी, समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होंगी, बिल्कुल ठीक, कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। अगर ये रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तो रैखिक समीकरण युग्म के कितने हल आएंगे, ठीक है। यहां पर एक बात तो ये निकलेगी आपकी, या दूसरी बात ये आ जाएगी, समीकरण युग्म का कितने हल होंगे, केवल एक हल होगा। और इस एक हल को एक शब्द का प्रयोग किया है एनसीईआरटी में, वो शब्द है अद्वितीय। कैसा, तो या तो केवल एक लिखा होगा या लिखा होगा अद्वितीय हल। क्या लिखा होगा, या लिखा होगा अद्वितीय हल। बात समझ में आ गई, छोटी की मात्रा है। वो विस्तार से मैं किताब से लिख पाता हूं, अभी आप समझ लो, क्लियर होगा। अच्छा, अगर इसकी तुलना करें तो क्या होगा, बता जरा a1 का मान, a1 का मान 1, b1 का और c1 का -3, और a2 का, b2 का और c2 का ठीक। अब आप देखो a1 बटे a2 a1 बटे a2 कितना आएगा, 1 आएगा, 1 बटे b1 बटे b2 भी कितना आ जाएगा, 1 बटे 1 ही आएगा। दोनों कैसे होगा आपस में, ये अरे दोनों भी कैसे हुए, a1 बटे a2 भी 1 है और b1 बटे b2 भी 1 है, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। और c1 बटे c2 कितना आएगा, -3 और -6, ये किसका मान है, c1 बटे c2 का मान आएगा 3 बटे 6, b1 बटे b2 का मान आएगा -1 और a1 बटे a2 का मान आएगा 1। यहाँ से पता लग रहा है कि -1 ने +1, a1 बटे a2 बराबर है किसके, b1 बटे b2, लेकिन ये बराबर नहीं है किसके, c1 बटे। अगर ये वाली स्थिति आती है कि a1 बटे a2 बराबर है, b1 बटे b2 बराबर नहीं है किसके, तो रेखाएं कैसी होंगी, तो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी, तथा समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। ये आपके पास रिजल्ट निकलेगा कहां से, यहां से। अब तीसरी स्थिति आती है, इसमें भी जांच कर लो, a1 का मान कितना है, अरे डायरेक्ट निकाल दो, a1 बटे a2 कितना आ रहा है यहाँ पर, 1 बटे 2, b1 बटे b2 कितना आ रहा है, 1 बटे 2, और c1 बटे c2 कितना आ रहा है,
आगे से हम ऐसे करेंगे, a1 बटे a2 का मतलब x के गुणांकों का अनुपात, पहले समीकरण का x का गुणांक बटे दूसरे समीकरण का, b1 बटे b2 का मतलब पहले समीकरण के y के गुणांक बटे दूसरे समीकरण का y के गुणांक, c1 बटे c2 का मतलब पहले समीकरण का अचर पद बटे दूसरे समीकरण। और ये जो अचर पद होगा चाहे वो इधर हो चाहे वो दोनों इधर हो, ऐसा नहीं कि एक अचर पद इधर है और एक अचर पद इधर है, दोनों या तो बराबर के उधर ले जाओ या दोनों बराबर के इधर। अचर पद के अनुपात को c1 बटे c2 कहते हैं, y के गुणांक के अनुपात को b1 बटे b2 कहते हैं और x के गुणांक के अनुपात को a1 बटे। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? बता दो, काटो जरा, 3 दूनी, ये भी 1 बटे 2, ये भी 1 बटे 2 और ये भी, यानी a1 बटे a2 बराबर है किसके? b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2। तो रेखाएं कैसी होंगी भैया? रेखाएं संपाती होंगी। हल कितने होंगे? ठीक है भाई, सुन लिया? तो रेखाएं कैसी होंगी? परस्पर तथा कितने हल होंगे? अनंत हल होंगे। अरे समझ में आ गया? सबको समझ आ गया? अब आपको ये सबको समझाने के बाद आपको केवल एक बात याद रखनी है कि जब हमारे पास समीकरणें दो दी होंगी, सबसे पहला काम क्या होगा हमारा? क्या काम होगा सबसे पहले? a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 निकालना। क्या काम होगा? c1। और जैसे ही a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 निकलेगा, तुलना कर लेंगे हम, वो तो मान देख के पता लग जाए। अगर a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, बात खत्म। कितने हल होंगे? बाउल वाली बात है, कितने हल होंगे? ये बात रट लीजिए, ये बात कि अगर a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। उसके बाद कितने हल होंगे? एक हल। पहले क्या याद रखेंगे? रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी। या तो किसी के अंदर बहुत ही बड़ा बाहुबली बच्चा है तो भैया ग्राफ बना ले और ग्राफ बना के देख ले, या भैया किसी बात याद कर लो, उसमें ग्राफ बनाने की आवश्यकता नहीं। ये सभी समीकरणों के लिए बात सही पाएगी। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, आप भी जितने एग्जाम्पल लोगे उन सबके लिए ये बात सही पाई जाएगी कि a1 बटे a2 अगर b1 बटे b2 बराबर नहीं है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, हल एक होगा। और यहाँ पर जो निकाय है, इस निकाय को हम कहते हैं संगत निकाय। संगत निकाय किसे कहते हैं? जहां पर रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं वो निकाय क्या कहलाता है? निकाय की हिंदी होती है सिस्टम, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, ये निकाय जो होगा ये कैसा होगा? क्यों होगा असंगत निकाय? क्योंकि रेखाएं यहाँ पर कहीं भी प्रतिच्छेद, जहां रेखाएं प्रतिच्छेद करती है वो संगत, जहां प्रतिच्छेद नहीं करती असंगत। ये जो तीसरी स्थिति है इसमें कैसा होगा निकाय? इसमें संगत होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों रेखाएं एक के ऊपर एक प्रतिच्छेद कर रही हैं। वो मैंने एक ग्राफ और बनाया नहीं, वो बचा लिया वो ग्राफ। आप समझ जाइए कि जहाँ रेखाएं प्रतिच्छेद करती है वो संगत निकाय, जहाँ प्रतिच्छेद नहीं करती वो असंगत। ठीक है, इतना आप नोट करिए, उसके बाद कल बात होगी।